चलिए फिर अपना आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स सीएसएस के हवाले से देखा जाए तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये दो चैप्टर मजीद करने के बाद एक बात की तो श्योरिटी हो जाती है इंशाल्लाह ताला कि आपकी जो 3 क्वेश्चन है ना वो हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक न्यूक्लियर और एक आपका आ गया सॉलिड स्टेट। होते ज्यादा हैं लेकिन मिनिमम लेवल पर रख के हम सोच रहे हैं तुम्हारे 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके बाद हम जाएंगे सॉलिड स्टेट की तरफ और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड क्वांटम उसमें से चूज करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो स्टार्टिंग है इसकी ये सारा ऑब्जेक्टिव है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे अभी मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि आप लोगों को स्क्रीन भी विजिबल हो जाए। जी स्क्रीन विजिबल हो गई बेटा सबको? एक आधे आदमी मुझे कंफर्म कर दे जरा, फिर मैं शुरू करता हूँ। यस सर, ओके हो गई है। ठीक है। चलिए जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये जो आपका पहला टॉपिक है ना न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से, इसमें ऑब्जेक्टिव है ये। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम का सेंटर पार्ट जिसके ऊपर जिसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा बेशुमार पार्टिकल। उन पार्टिकल में आपके पास मेजॉन है, मियॉन्स हैं, ठीक है, पाइऑन्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। उसके मुतालिक हम यहाँ पढ़ेंगे आगे जाकर, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो हम जिन लोगों पार्टिकल से हम लोग फेमिलियर है ना, वो हैं जी आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल। और इस न्यूक्लियस के डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जब ये कहानी तो आज हम सब लोगों को बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन जब ये कहानी लोगों को नहीं पता थी, ठीक है, उसी में यह है कि 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट की बात कर लें या उससे कुछ पहले की बात कर लें, तो लोगों को नहीं पता था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुतालिक बड़ी वाज़ेह जो थ्योरीज आई थी वो तो 1911 में रदरफोर्ड और उसको भी तस्हीह की गई थी बाय नील बोहर इन 1913 में। बहुत आगे की बात है। तो हम बात कर रहे हैं 1800 के एंड की या नया या 20 ये 1900 के स्टार्ट की बात हो रही है। अब उसमें क्या था, उसमें जे थॉमसन, क्रूक्स और उसके साथ के बहुत सारे को साइंटिस्ट जिन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे कैथोड रेस के ऊपर। आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। वहां से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। इलेक्ट्रॉन का E/m मालूम करता है जे थॉमसन। अब जे थॉमसन सबसे पहले अपना एक मॉडल देता है, प्लम पुडिंग मॉडल। जैसा पुडिंग नहीं बनती, खीर टाइप चीज होती है, उसके अंदर प्लम यानी कि बादाम लगा दें आप दरमियान में, तो उसने ये कहा था कि जिस तरह खीर होती है और उसके ऊपर बादाम होते हैं, मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में करके आपको ये बात बता रहा हूँ, इसे प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया गया था कि इसी तरह से जो बादाम हैं या प्लम्स हैं, समझ लें कि वो आपके पॉजिटिव पार्टिकल हैं और वो बाकी जो मटेरियल है जिसके में वो एम्बेडेड हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस तरह उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस में एम्बेडेड हैं, यानी एटम का उसने एक सॉलिड बॉल की तरह का एक कॉन्सेप्ट या नजरिया या आइडिया या थ्योरी दी थी, मॉडल दिया था। इस मॉडल को फिर चेक किया था रदरफोर्ड ने। तो ये जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था सबसे पहले, ठीक है जी। अब लेकिन ये है कि इस दौर तक हम एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा, वो प्रोटॉन है, वो बात की बात आई थी, ठीक है। कह दिया गया था कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन का नाम वो बाद में आया था। तो ये हो गया। उसके बाद 11 में रदरफोर्ड ने बाकायदा अपना एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया जिसके मुतालिक अभी हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और उसने यही चीज चेक की थी रदरफोर्ड ने कि क्या एटम सॉलिड है कि नहीं, सॉलिड बॉल। उसके लिए उसने यूज किया रेडियो एक्टिविटी का जो अल्फा पार्टिकल है उनकी स्कैटरिंग को चेक किया। उसने कहा, उसने उसका जहन ये था कि अगर ये एक सॉलिड फुटबॉल की मानिंद है, सॉलिड बॉल की मानिंद है, तो जब मैं इसमें से अल्फा पार्टिकल जो मैस रखते हैं उनको गुजारूंगा तो उनको गुजरना नहीं चाहिए,
ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक दीवार आपके सामने खड़ी है, उस दीवार में से आप पार्टिकल गुजारना चाहें, दीवार उनको रोक लेगी। तो उसने यही सोचा कि यहाँ पे एटम्स की दीवार होनी चाहिए, लेकिन कंट्रेरी टू दिस, अगेंस्ट हिज हाइपोथेसिस, जो अल्फा पार्टिकल थे वो इसमें से गुजर गए, ज्यादातर पार्टिकल गुजर गए, आउट हो गए। चंद पार्टिकल थे जो डेविएट हुए और कुछ पार्टिकल बिल्कुल बैकवर्ड आ गए। वहां से उसने अपना मॉडल रेस किया कि जी जो प्लानिटरी सिस्टम है जिस तरह आपका, बिल्कुल इस तरह से एटम्स में न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, ये उसने जब दे दिया अपना थ्योरी दे दी, तो थ्योरी के अगेंस्ट, जाहिर बात है नई थ्योरी थी उस जमाने में, तो उसके अगेंस्ट कुछ पॉस्टुलेट्स आए लोगों के। एक तो ये था कि जब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। जब वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होनी चाहिए, इस तरह से उसका ऑर्बिट छोटा होना चाहिए, और एक वक्त आना चाहिए इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम शुड वैनिश। ऐसा होता नहीं, क्यों? दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूस मोशन की वजह से एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रेडिएट हो रही है, तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जो 1885 में आ चुका था बाय बाल्मर, लेमैन, पैशन सीरीज की शक्ल में हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आता है, ये कंटिन्यूस क्यों नहीं आता, जिस तरह रेनबो के कलर होते हैं मिक्सअप आपस में? इन दो सवालों के जवाब रदरफोर्ड साहब नहीं दे सके, लेकिन ठीक 2 सालों के बाद 1913 में नील बोहर ने बाकायदा थ्योरी दी क्वांटम के ऊपर बेस करते हुए, जिसका जिक्र हम क्वांटम मैकेनिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसका क्लासिकल पार्ट में। अच्छा जी, यहां तक हमारा काम हो गया। इसके आगे जो हमारे पास अब चीज आती है वो आप देखेंगे तो इसमें ये चीज, ये वो रदरफोर्ड का पूरा मॉडल की एक्सप्लेनेशन आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर ये उसकी एक्सपेरिमेंटल डायग्राम रदरफोर्ड की, दिस वन हाईलाइटेड पार्ट में यू कैन सी इट। इसके अंदर बाकायदा हमारे पास ये दिखाया गया है कि आपके पास डिटेक्टर है, अल्फा सोर्स मौजूद है, और गोल्ड फॉयल में से गुजारा गया अल्फा पार्टिकल को। अब ये जो साथ में एक डायग्राम बनी हुई है, ये वो थॉट थी कि अगर आप एटम्स, गोल्ड फॉयल इसलिए लिया गया कि गोल्ड फॉयल बहुत ही, क्या नाम है, इसकी थिकनेस कम होती है, तो उनका ख्याल था कि 1 या 2 या 3 एटमों की तहें होंगी जिस डायग्राम में नजर आ रही हैं। अब अगर ये सॉलिड होती हैं तो जितने पार्टिकल इसमें से क्रॉस होते नजर आ रहे हैं राइट साइड पर एरो की शक्ल में, उनको वापस जाना चाहिए था। तो ये वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी रदरफोर्ड की, लेकिन रदरफोर्ड अगर उसका मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया तो हम ये नहीं कहते एक्सेप्ट नहीं हुआ, हुआ। किस हवाले से हुआ कि उसी मॉडल को बेस करके नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। नील बोहर ने बस एक काम और किया था, उसने क्वांटम थ्योरी को इस मॉडल के साथ पैचअप कर दिया था इन दोनों का। अच्छा, ये हो गया। अब रदरफोर्ड के बाद आपका जो नेक्स्ट थिंग आनी है इसके अंदर, वो आप देखेंगे न्यूक्लियर सिस्टमैटिक्स। ये आपका सिंपल जो शुरू में नहीं होता, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, जी से आप मास नंबर, एटॉमिक नंबर को शो करते हो, न्यूट्रॉन नंबर को कैपिटल एन से, और मास नंबर को ए से। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद, ये नंबर है। वो जो एटॉमिक वेट होता है वो अलग चीज है, वो कार्बन 12 की मास, एक एटम की मास के साथ जब आप कंपेयर करते हैं किसी और एटम की मास को, तब जो आती है वो एटॉमिक मास आती है। और एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आप यू या म्यू से शो कर देते हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की मास आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है इज इक्वल टू mc² के मुताबिक वो 31.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो सारी चीजें हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है इस तरह का, ठीक है जी। अच्छा, एक मेरा ख्याल में किसी का चैट में आया, वसीम साहब, मैग्नेटिज्म को अभी हमने छेड़ा ही नहीं है, RLC सीरीज बाद में होने। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है ना, ये उसमें आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट। ये 4 मेन चैप्टर्स मिला के आपका एक सवाल तैयार होता है। तो मैं पहले उन चैप्टर्स की तो जा रहा हूं जो एक हम करें, कम से कम 1 से 1.5 सवाल तैयार हो जाए। तो न्यूक्लियर भी इसी तरह का है,
सॉलिड स्टेट भी इसी तरह का है। इनमें तो बार बार 2-2 सवाल आ जाते हैं, तो पहले ये करेंगे, बाद में उस तरफ जाएंगे जहां एक ही सवाल आता है। अच्छा जी, दूसरी बात है कि अब आप कोई सवाल करना होता है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। वैसे न्यूक्लियर सिस्टमैटिक्स के अंदर अगर आप ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए करना है, नोट कर लें इसको, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। न्यूक्लियर फोर्स जस्ट ऑब्जेक्टिव है, ये याद करना है इसके अंदर ये पॉइंट कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, और इसकी जो रेंज होती है ना वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, और ये साइज है आपका न्यूक्लियस का। ये बात याद रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। न्यूक्लियर जो रेडियस होता है ये भी आप याद कर लीजिएगा कि 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होता है। 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियर जो एटॉमिक रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका यूनिट फर्मी जिसे फेम्टोमीटर कहते हैं हम, ये इसमें मेजर किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपने देखनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियर मैसेज एंड बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक आ गया। ये आप लोगों ने एफएससी में किया हुआ वही चीज है कि जब भी आपका कोई एटम बनता है, ये भी आपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से या कोई न्यूमेरिकल के हवाले से देखना है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये। जब भी हमारा एक एटम बनता है वो न्यूक्लियॉन्स से बनता है। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल। हाइड्रोजन 2 की मिसाल ले लेते हैं, उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। अब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वैसे ही हम मास ऐड करें अलग अलग, जो जवाब आता है वो ग्रेटर होता है। और जब हम ड्यूट्रॉन या ड्यूटियम जो हाइड्रोजन 2 का एसोटोप है, इसका मास बनने के बाद निकालें तो वो कम आता है। तो बिलीव की जाती है ये बात कि जो मास में कमी आई है ना, इसको नाम दिया जाता है मास डेफिसिट। पहली चीज, मास की कमी क्यों आती है कि ये मास एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू mc²। क्यों हो जाती है? क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से हर शय स्टेबल होती है लो एनर्जी लेवल पर। आप भी देख लें, गुस्सा आ जाए, हाइपर हो जाए, स्टेबल नहीं होंगे। ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा खत्म होगा तो आप स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, स्टेट ऑफ माइंड। ये हिसाब किताब है कि एक्साइटेड लेवल पे कोई भी एटम मौजूद नहीं रहता, या हाई एनर्जी लेवल पे अनस्टेबल होती है चीजें, लो एनर्जी लेवल पे स्टेबल होती हैं। तो लो एनर्जी पे जाने के लिए जब दो न्यूक्लियॉन या ज्यादा न्यूक्लियॉन आपस में मिलते हैं तो अ पार्ट ऑफ देयर मास वो क्या करते हैं, उसको एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है वो, जिसकी वजह से वो लो एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। और जो जितना मास शिफ्ट होता है एनर्जी में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। ये एनर्जी वापस दे दी जाए कंपोज्ड न्यूक्लियस को तो वो डीकंपोज हो जाएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप टोटल मास नंबर से डिवाइड करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बनता है और इसको आप बाइंडिंग फ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसी तरह आप जो मास डेफिसिट है उसको भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दें तो पैकिंग फ्रैक्शन बनता है। ये सारी डेफिनेशन डायरेक्ट याद करने के लिए आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजी है, फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर का टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर ये सब एमसीक्यू लिखे हुए, तरतीब से लिखे, आपको यहाँ से ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। कोशिश मेरी यही हो रही है कि मेन टेक्स्ट के साथ आपको जो हेल्पिंग टेक्स्ट है वो साथ साथ दूं, ताकि जो चीजें आपने डायरेक्ट याद करनी है आप डायरेक्ट याद करें, टाइम ना जाया करें अपना। आगे चलते हैं। ये सारी उसी की कैलकुलेशन है, वहां भी हुई हुई है, जो आपको टेक्स्ट मैंने साथ में 2 किताबें दी है ना, चैप्टर 21, वहां से देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन, उसका मास और उसकी जो कैलकुलेशन है एनर्जी में वो आपने करनी है, जो आती है ये 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फायदा क्या होता है इस ये वैल्यू का जो यहाँ लिखी हुई है, इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास मास डेफिसिट मौजूद है डेल्टा एम, तो डायरेक्ट आपने उसकी एनर्जी निकालनी ना, बाइंडिंग एनर्जी, तो आप 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मास डेफिसिट को मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट आपके पास एनर्जी आएगी। पूरी इक्वेशन ये चीज सब वाजे कर रही है, ऊपर इसका न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये वो ग्राफ है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर का, आप एफएससी में भी ये ग्राफ पढ़ चुके हो। इस ग्राफ के मुताबिक आप अभी भी देख सकते हैं ये आयरन जिसको मैं दरमियान में हाईलाइट कर रहा हूं, सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है आप लोगों का, ठीक है, ओके। तो ये बात मैं अभी बता रहा था, इसके बाद हम आ गए थे, ये वो फॉर्मूला है डेल्टा एम सी के। इसको आपने जब इस मैस का, ये जो आपका यहाँ लिखा है एटॉमिक मास यूनिट, ये वाला, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जब आप एनर्जी निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लीजिएगा। फिर ये ग्राफ की बात हो रही थी अभी,
ये ग्राफ क्या शो करता है? ग्राफ में बड़ा वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं मोस्ट स्टेबल एरिया आपका ये वाला है, सेंट्रल एरिया। इसके उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ में वो शो कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही है, यानी आप स्टेबिलिटी से नॉन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और जो जो आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके न्यूक्लियाई नॉन स्टेबल होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जितने आखिर के न्यूक्लियस होते हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा बीटा गामा रेस एमिट कर रहे होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये सारे न्यूक्लियाई क्या है? फिशनेबल है। लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहे हैं वो फ्यूजनेबल है, क्योंकि उनकी भी आप देख सकते हैं मास जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। इट मीन्स ये भी अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिशन के बजाय फ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं। अब फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन आगे जिक्र आएगा, वहीं पे इसको देखेंगे। फिलहाल हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इसके अंदर, ये देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के हवाले से, ये चीजें बस आपने देख लेनी है, ठीक है जी। न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिज्म, ये अभी नहीं करनी, क्योंकि ये हम जब पढ़ेंगे ना क्वांटम का पोर्शन, वहां पे ये 2-3 टॉपिक आ जाते हैं, तो वहीं एक अंक करेंगे। अभी यहाँ पर इसको अभी करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला ही है उनके और कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इस टॉपिक को आप छोड़ दें फिलहाल। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सारे कनेक्टिव आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। रेडियो एक्टिव की जो प्रॉपर्टीज होती हैं अल्फा बीटा की, ये लास्ट ईयर में हमें सवाल आ चुका है हमारे पास। अब उसके अलावा रेडियो एक्टिव डिके का सवाल बहुत दफा आया हुआ है। हाफ लाइफ, मीन लाइफ का क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है कि आपके, अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपके न्यूक्लियस होते हैं एंड पे ग्राफ के, वो जारी बात है जिनका एटॉमिक आपका नंबर 82 से ग्रेटर होता है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अल्फा बीटा गामा टाइप की रेज जो फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करती हैं, एमिट करते रहते हैं। अब ये प्रोसेस नेचुरली हो रहा होता है, इसे इसको कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और ये सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें आपके पास यूरेनियम शामिल है, उसके जो आइसोटोप्स हैं वो शामिल हैं, रेडियम है, रेडॉन है, बेतहाशा किस्म के हैं। हमारा तो 2-4 हमने बस देखने होते हैं इसके अंदर। अब डिके किसे कहते हैं? बात यह है कि जब एक न्यूक्लियस आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक न्यूक्लियस अल्फा बीटा पार्टिकल जब रिलीज करता है, वो अभी हम देखेंगे उनकी इक्वेशन है, तो इसकी नेचर चेंज हो जाती है। अल्फा पार्टिकल रिलीज करने वाले पार्टिकल में क्या होता है कि 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, यानी एलिमेंट के एटम में एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है अल्फा पार्टिकल निकालने पर, मास नंबर में 4 की कमी आती है। इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट जहां था वहां से 2 स्टेप पीछे जो एलिमेंट मौजूद है उसमें तब्दील हो जाएगा। एक चीज, बीटा पार्टिकल आएगा तो इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन नेगेटिव बीटा पार्टिकल हो। अगर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल आएगा तो एटॉमिक नंबर कम भी होता है। इसका मतलब है जब भी अल्फा या बीटा पार्टिकल या कोई एक इनमें से जब भी रिलीज होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर तब्दील होगा, एलिमेंट की जगह चेंज हो गई। अब इसका मतलब है पेरेंट न्यूक्लियाई चेंज हो गया, नया बन गया। अब नया चाहे रेडियो एक्टिव है नहीं है, रिगार्डलेस दिस थिंग, आपका असल एलिमेंट डिके कर गया। इसे कहते हैं जी रेडियो एक्टिव डिके। तो इसमें अब अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, ये आपने स्टडी करने एक सवाल आता है। गामा डिके की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि गामा डिके कब होता है कि जब कोई पार्टिकल, जब कोई न्यूक्लियस अल्फा या बीटा डिके करता है तो जिसका एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है और वहां से जब वो ग्राउंड लेवल पे वापस आता है तो फोटोन खारिज करता है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी बिलीव किया जाता है एनर्जी लेवल होते हैं, और ये अल्फा या बीटा पार्टिकल की इमिशन के नतीजे में आपका न्यूक्लियस एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है अपने, और वो जब उस एक्साइटेशन से वापस आता है ना तो गामा रे फोटोन इमिट करता है, हाईएस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल जो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पार्टिकल। अब जब आप एक रेडियोएक्टिव डिके की बात करते हैं तो एक एलिमेंट कब तक डिके करेगा पता नहीं जी, टोटल लाइफ अनडिफाइंड। क्यों? रैंडम प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस इस तरह से नहीं है, रैंडम है। कभी भी रेडियोएक्टिविटी डिके हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अल्फा आएगा बीटा आएगा ये भी नहीं पता होता। हाँ,
एक्सपेरिमेंट करके निकाल लें तो पता लग जाएगा ये बीटा मीटर है, ये अल्फा मीटर है। वैसे अगर बैठे रहें, एक एलिमेंट पकड़ा, हमें नहीं पता वहां से अल्फा बाहर आना है, बीटा बाहर आना है। ठीक है, अब तो खैर से मालूमात बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस सीरीज में, लेकिन जो थ्योरी है वो यही है, वी डोंट नो कौन सा पार्टिकल बाहर आएगा। तो इसलिए हम लोगों को जब ये नहीं पता होता कि टोटल लाइफ कितनी है, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं टोटल लाइफ। अगर टोटल लाइफ हम इन्फिनिटी ले रहे हैं, हाफ लाइफ फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है वो टाइम जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधे एटम, प्रेजेंट का आधे एटम डिके कर जाएंगे। मतलब अगर मेरे पास 500 एटम है तो एक हाफ लाइफ में 250 डिके करेगा, 250 बाकी बचेगा। अगली हाफ लाइफ में 250 का आधा 125, और उसकी अगली हाफ में उसका आधा डिके करेगा, आधा बचेगा। इस तरह जितने एटम मौजूद हैं वो डिके करते जाएंगे। इट मीन जब आखिरी एटम बाकी बचेगा तो वो हमेशा ही बाकी बचेगा, क्योंकि उसका आधा डिके करेगा, आधा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट जचता नहीं है, इसलिए टोटल लाइफ इन्फिनिट मानी जाती है और हाफ लाइफ को डिफाइन किया जाता है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 ओवर लैम्डा, लैम्डा इसमें डिके कांस्टेंट लाता है। और याद रखिएगा ये जो रेट ऑफ डिके है ना, ये प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम है। जैसा 500 एटम थे तो 250 डिके कर गए, 250 थे अब 125 डिके करेंगे, 125 डिके करेगा। इसका मतलब एटम ज्यादा, रेट ऑफ डिके ज्यादा, एटम कम, रेट ऑफ डिके कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिके एटम्स की तादाद के साथ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये देखें आपके पास ये वो इक्वेशन है, ये रेट ऑफ डिके नंबर ऑफ एटम के साथ प्रोपोर्शनल, इक्वालिटी में लेके आएंगे तो कांस्टेंट लगेगा लैम्डा। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपके एटम्स ऐसा ऐसा क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह अरेंज कर लें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करके जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, लॉग ऑफ एन बन जाएगा इस तरफ लेफ्ट साइड पर। 1 ओवर एक्स का है ना, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होती है, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास लॉग एन बनेगा और राइट साइड के ऊपर आपके पास टी आ जाएगा टाइम का। लॉग खत्म करने के लिए आप ई की पावर बना लेंगे उसमें, और नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला आएगा आपके पास। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इसमें जो नेक्स्ट फार्मूला है वो कहाँ गया, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में याद रखिएगा कि अगर आप रेट को आर से शो कर देते हैं और आर एन से, तो ये आर की शेप में फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया गया। ये है वो नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है जी, आर और आर नॉट दोनों यहाँ डिफाइन किए गए, हाईलाइटेड पोर्शन में आपको दिखाई दे सकते हैं। और वहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यानी वो टाइम निकालना है जिसमें एटम की तादाद क्या हो जाए, आधी हो जाए, रेट आधा रह जाए, तो आर की जगह हाफ आर नॉट पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये 0.693 होता है log 2। ये टॉपिक तो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे जब पेपर में सवाल आता है उसमें मीन लाइफ का भी जिक्र आता है। तो मीन लाइफ के लिए मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे शामिल किया हुआ है, आगे जाके आपको दिखाई देगा। तो मैं आमतौर पर सजेस्ट करता हूँ या हाफ लाइफ का टॉपिक यहाँ से कर लें, या वो अल्फा बीटा गामा डीके में वापस आता हूँ बाद में। पहले वो जो आर्टिकल है मैं आपको दिखा दूँ। उस आर्टिकल से अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो वो ये है कि बना बनाया आपका CSS का में जो क्वेश्चन आया ना वो है वो, ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसका सवाल आया था इस साल। लेकिन ये मैं अभी बताता हूँ आपको, जरा सा मैं वो आर्टिकल देख लूँ आगे कहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब बस इस यही है वो हार्ड फॉर्म, उसका फर्क, हार्ड फॉर्म में चीज फौरन सामने आती है। ये एक्टिविटीज एंड हाफ लाइफ, ये आपके पास गामा डीके के बाद ये टॉपिक लगा होगा। ठीक है जी, इसमें आपके पास ये पूरा फॉर्मूला, उसका प्रूफ जैसा मैं अभी बता रहा था, ये सारा का सारा, और उसके बाद मीन लाइफ जो कि 1 ओवर लैम्डा या हाफ लाइफ और log of 2 का आंसर पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये आप बना बनाया टॉपिक है हाफ लाइफ और मीन लाइफ तक का। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है ये आपने शामिल लाजमन करना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ग्राफ के साथ ही आपने ये टॉपिक डिस्कस करना है। तो यही बना बनाया टॉपिक है आपका, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपके पास जो नोट्स हैं उसको जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो ये टॉपिक कहाँ पर मिलेगा आपको, ये गामा डीके के फौरन बाद। और ये गामा डीके मैं आपको बता भी चुका हूँ कि एक्साइटेड स्टेट से जब आपका न्यूक्लियस ग्राउंड लेवल पे वापस आता है
तो गैमा रे फोटोन रिलीज करता है, बाकी उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एनर्जी की डिस्कशन है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो अल्फा बीटा गैमा डिके का जो क्वेश्चन है, ये कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन है, ये करने की जरूरत नहीं है। रेडियो एक्टिव डेटिंग है क्या, मैं बता देता हूं आपको। रेडियो एक्टिव डेटिंग ये है कि जब भी कोई आपका हर्बल या नेचुरल अकरिंग कोई बॉडी, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई प्लांट है, वो जब डेड होता है तो उसके अंदर कार्बन का एक मखसूस लेवल होता है, वो फिक्स हो जाता है वहां पर। क्यों? हम सांस ले रहे हैं, वैसे भी हमारे एक बॉडी की कंपोजिशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट की शक्ल में है या एनिमेलिया की शक्ल में है, उनके अंदर कार्बन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो अंदर कार्बन जो है उसका एक यूं समझे डिके या उसका एब्जॉर्प्शन रेट होता है, वो फिक्स हो जाता है उस मौके पे जब वो डेड होता है। इसी को हम ये गिवन फॉर्मूलों की मदद से, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास ये रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला भी शामिल होता है हाफ लाइफ का, हम मालूम कर सकते हैं टाइम। इसको हम करें तो इसके जरिए हम ये टाइम निकाल सकते हैं कि फाइनल एटम कितने थे, इनिशियली कितना होगा, और हाफ लाइफ कितनी बन रही है उसकी, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के बाद। इसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। इसके जरिए हम जो फॉसिल मिलते हैं ना हमें, उनका वो बैक एंड पे जाके कितने हजार साल पुराना ये फॉसिल है वो हम निकाल लेते हैं। ये इसकी थोड़ी सी है, लेकिन ये मैं आमतौर पे कह देता हूँ कि पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मैं आपको बता चुका हूँ। अलबत्ता ये क्वेश्चन आपने जब अटेम्प्ट करना है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, इसमें ऑब्वियसली अल्फा बीटा गैमा रेस और उनकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज आप कहां से करेंगे, उसके लिए आपको ये चैप्टर नंबर 21, इसको तो मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको नजर आए। ये आपको चैप्टर मैंने दिया हुआ है, इसके अंदर सारा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन, यूनिफाइड मास स्केल, ये 1 AMU का प्रूफ छोटा सा, ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन्ड हैं आपके पास, ठीक है। ये आप कर सकते हैं यहां से, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, सारा ऑब्जेक्टिव है। एटॉमिक नंबर, एटॉमैस नंबर, ये पोर्शन आप यहां से कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आइसोटोप वगैरह भी आप कर सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का आर्टिकल आना है, वो आपने यहीं से करना है, ये पेपर में बहुत दफा आया भैया, आप यही करेंगे, क्योंकि हमारी जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है ना, उनके लिए ये मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एक बच्चों वाला टॉपिक है। एक इक्वेशन में उन्होंने सारा खत्म कर दिया मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की डिस्कशन। पेपर में इस बार 10 नंबर का आया हुआ हमारे, तो इसलिए ये जो आपको मैं डॉक्यूमेंट भिजवाई है, इसके अंदर से आप ये प्रिपेयर करेंगे। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ आपकी वो डिवाइस है जिसके जरिए आप मैस कैलकुलेट करते हैं, आइसोटोप सेपरेट करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अगला आर्टिकल आपने ये अभी तैयार करना है। प्रिंसिपल इसका यही है कि जब आपके आइंस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो डिफ्लेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स उनको डिफ्लेक्ट करती है। हम यूं करते हैं कि एक आइन सोर्स होता है, उसको रखते हैं एक, ये हमारे पास आइन सोर्स रखने का, इस आइन सोर्स के ऊपर हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ऑपोजिट स्लिट पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल हमारे पॉजिटिव आइन को रिपेल करता है, आइंस एक्सेलरेट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। ये चैम्बर है वैक्यूम चैम्बर, इसके अंदर ये एंटर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल के जरिए हम लगा देते हैं उसके ऊपर, राइट से लेफ्ट, यहाँ पे इनटू द आउट ऑफ पेज नजर आ रहा है आपको। जब ये अंदर एंटर होते हैं तो हमें लगती है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स QVB या EVB, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फोर्स इनके अंदर पैदा करती है सेंटीपिटल फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स लगने से पहले इसके ऊपर हम करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इक्वेशन नंबर 1 में जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स के नतीजे में जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर आप लगेगी सेंटीपिटल फोर्स पैदा करेगी मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स के बराबर रख के यहां से मास का फॉर्मूला निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से आपने वेलोसिटी निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देनी है, तो आपके पास जो फॉर्मूला डेवलप होगा वो ये बताएगा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के बाद कि जो आपका मास है ना, ये प्रोपोर्शनल है मास रेडियस के स्क्वायर के साथ। इसका मतलब ये है कि आपका जितना ज्यादा किसी का मास उतना ज्यादा रेडियस बनेगा विद इन द मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब न्यूक्लियर अबेंडेंस निकाली गई है यहां पर आयोडीन के हवाले से, आयोडीन 20 एंड नियॉन के हवाले से लिखा है, नियॉन 20, 21, 22 इसकी।
तो ये ग्राफ इसका है, ये आप देख लीजिएगा। तो मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए जितना ये आर्टिकल और विद डायग्राम ये काफी है आपके 10 नंबर के लिए। 5 नंबर में है या 10 नंबर में है, यू कैन सॉल्व। बाकी मैथ्स डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी सारा मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन डेफिनेशन है इनकी, कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन को जहन में रखते हुए, ये भी वही ग्राफ जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, ये है जी आपका रेडियो एक्टिविटी का आर्टिकल, ठीक है। यहां से आप पढ़ लीजिएगा, मेन वही चीजें अल्फा बीटा गैमा की प्रॉपर्टीज ये वाली, और इसके अलावा आगे आप जाएंगे इसमें में अल्फा बीटा गैमा रेस की प्रॉपर्टीज के बाद इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज है ना वो आपकी यहाँ है, ये इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपके आ जाएंगे। अल्फा की सारी प्रॉपर्टीज ये लिखी हैं, बीटा की ये आपने उस रेडियो एक्टिविटी आर्टिकल के साथ मिक्सअप करनी है, तब आपका क्वेश्चन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी वाला भरपूर किस्म का क्वेश्चन बन जाता है। ये चीज हो गई। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने यहां पे, आपको ये रेडियन रैम, ये रेडिएशन के यूनिट्स, रेडियो एक्टिविटी के यूनिट, डिके के यूनिट, जिसमें क्यूरी यूनिट भी शामिल है, ये रहा 3.7 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड 1 क्यूरी कहलाता है। ये सारे के सारे कुछ एसआई यूनिट हैं, कुछ ओल्ड यूनिट हैं, ब्रिटिश सिस्टम में यूज होते थे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप देखेंगे। मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन सारा ऑब्जेक्टिव के हवाले से ये टॉपिक आप देखेंगे, ठीक है। बाकी इनको अगर टू दी पॉइंट आपको चाहिए तो वो जो चैप्टर 21 के नोट्स हैं उसमें टू दी पॉइंट मिल जाएगा। ये आपका बीटा डीके है जी, दो तरह के, कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल आपको मिलता है। ये दो थ्योरीज हैं बीटा डीके के हवाले से। बाकी इसके साथ न्यूट्रिनो है, ये आपकी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आपको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इसमें लगाना पड़ता है, तब आपकी इक्वेशन बैलेंस होती है, वरना नहीं होती। ये हो गया। इसकी ये दो एग्जांपल्स हैं बीटा डीके के हवाले से, ये आप इसमें शामिल कर सकते हैं क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा रेफरेंस वाला बनाने के लिए। और अल्फा डीके मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सारा, ये जो पिछला पोर्शन है सारा आपका अल्फा डीके है। अल्फा डीके के हवाले से याद रखिएगा कि इसकी जो थ्योरी है ना वो ये है, ये नहीं है कि आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन आएंगे, हाँ यार आ चलिए बाहर चलिए, नहीं ऐसा नहीं होता। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस ये हमें नहीं पता, ये बात याद रखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हाँ, जब हो जाता है फिर हम सोचते हैं अब क्यों हुआ होगा। ये एक मजबूरी है कि न्यूक्लियस अभी तक किसी ने देखा नहीं। प्रोब माइक्रोस्कोपी के जरिए एटम्स का ग्लिम्स हमें मिल गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वगैरह के जरिए, लेकिन न्यूक्लियस तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। इसको आप यूं समझ लीजिए, घर है, चारों तरफ से बंद है, कौन अंदर जा रहा है आप जानते हैं, किसको आप अंदर भेज रहे हैं आप जानते हैं, कौन बाहर आ रहा है आप जानते हैं। अब आप जो अंदर लोग जा रहे हैं और जो लोग बाहर वापस आ रहे हैं उनको न करके यार ये रोज के रहने वाले हैं, ये मेहमान हो सकते हैं, ये इसका अब्बा हो सकता है, ये अम्मा हो सकती है, हम अंदाजा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अंदाजा करते हैं न्यूक्लियस के मुतालिक। न्यूक्लियस के मुतालिक जो अल्फा डीके है ना, उसकी थ्योरी यही है कि अंदर ऑसिलेशंस हो रही हैं, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल। अगर ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो दे आर गेनिंग एनर्जी, ऑसिलेट करते 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 अपना एनर्जी गेन कर रहे हैं। और एक लम्हा ऐसा आता है कि इनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि ये मिलकर अल्फा की शक्ल में टनलिंग करते हैं। टनल अभी हम पढ़ेंगे उसमें क्वांटम में जाके, ये सुरंग लगाते हैं। ये न्यूक्लियस को जंप करके, दीवारों को जंप करके बाहर नहीं आते। न्यूक्लियस एक ऐसा कुआं है समझ लें जिसकी दीवारें इन पार्टिकल्स के लिए इंफिनिटी तक है। अगर एक ऐसे कुएं में बंद कर दिया जाए आपको जिसकी दीवारें इंफिनिटी तक बुलंद है, क्या करोगे बाहर आने के लिए? टनल करोगे ना, टनल आउट करोगे, सुरंग खोदोगे, तो ये पार्टिकल सुरंग खोद के बाहर आते हैं। अब कैसे वो सुरंग खोदी जाती है इसकी भी थ्योरी अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन यह है कि इसकी कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, तो वही हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। और वो ये ग्राफ में और यहाँ सब चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये आपका जो टॉपिक यहाँ तक मैंने जो डिस्कस किया है, इसके अंदर जो मेन हमने क्वेश्चन आपने देखने हैं, नंबर 1 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक सवाल बनता है, रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा रेज और उनकी टाइप्स दूसरा सवाल बनता है, हाफ लाइफ की कैलकुलेशन मीन लाइफ तक विद ग्राफ ये तीसरा सवाल बनता है, अल्फा बीटा गामा तीनों का डिके ये चौथा सवाल बनता है। बाकी सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपने देखा इसके अंदर, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्टिव है,
तो अब आपने करना ये 4 सवाल आप तैयार करेंगे कल तक के लिए, ठीक है। और कल इंशाल्लाह ताला हमने इसमें शुरू करना है फिशन फ्यूजन का पोर्शन, और वो भी कोई इतना लेंथी नहीं है, ये सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ये सारा मैं बता दिया आपको, ये भी बात होगी, डिस्कस हो गया। अब आपने इसको तैयार करना है इसी तरह। हाँ, जहां तक क्वेश्चंस का ताल्लुक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2 आर्टिकल में बुक्स लेट्स दे रहा हूँ, जो आर्टिकल मैंने जहां से कहा है वहां से कर लेंगे मच बेटर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये किस लेवल का है, क्यों लिखा हुआ दोनों में सेम एक अंदाज से सही अंदाज में लिखा हुआ है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप यहीं से करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वो जो मैंने किताब दी है वहां से करेंगे, रेडियो एक्टिविटी आप यहीं से करेंगे, लेकिन उसकी अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज वहां से करेंगे, जो मैंने आपको किताब 21 पेज जो दिया है अपना सेकेंड ईयर की बुक की बुक है उसमें से दिया हुआ है, वो वहां से आप करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आप उसी किताब से कर सकते हैं, यहाँ से जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मिक्सअप लिखी है, वहां अलग अलग करके लिखी हुई है। और उसके बाद जो अल्फा बीटा गामा डिके का क्वेश्चन वो यहाँ से करेंगे, वहां से नहीं करेंगे, वहां जस्ट डेफिनेशन है, यहाँ उसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी है। तो इस तरह से आपने ये सवाल प्रिपेयर करने हैं, ठीक है जी।